हेलो एवरीवन। सुमित, क्या दिक्कत आ गई क्वेश्चन में? मैम मेरा तो ए ही आ रहा है। तुमने देखो, जब क्या किया है, R1 + R2 कर दिया, ठीक है, L/A। जब इक्विवेलेंट लिखोगे तो दोनों वायर्स को अगर सीरीज में लगाओगे तो इक्विवेलेंट लेंथ कितनी हो जाएगी? समझ गया मैम। ठीक है, दो वायर्स को जब ऐड करोगे तो लेंथ 2L हो जाएगी। इसका सेम पैरेलल में भी होता है कि अगर पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा। पैरेलल वाला भी करना है इसका कि अगर दोनों वायर्स हैं, रेजिस्टिविटी यही है, अच्छा कंडक्टिविटी दी हुई है या रेजिस्टिविटी भी दे सकते हैं, और उन दोनों को अगर आप पैरेलल में लगाते हो तो क्या होगा इफेक्टिव। ठीक है मैम। एक सेकंड दो मुझे जरा। मैम कोलिजन से क्वेश्चन, एटम कोलिजन गर्भ कौन सा है? ये आपने शायद पहले भी पूछा था। एटम कोलिजन क्या है? कोई क्वेश्चन है एटम कोलिजन का? कौन सा टॉपिक है एटम कोलिजन में? समझ ही नहीं पा रही हूँ। एटम कोलिजन बताओ जरा। अभी तक जो तुम्हारा टेस्ट हुआ है उसमें, और PYQs जो मैंने करने के लिए दिए हैं उनमें तुम्हें कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है गर्भ? जितना अभी क्लास में करा रहे हैं अभी उतना ही कर लो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, असाइनमेंट के कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं, कहाँ तक पहुंचे हो? सिर में दर्द हो रहा है मेरे बहुत। बताओ। पढ़ना नहीं है क्या? कहाँ तक हुआ है असाइनमेंट आप लोगों का? ध्रुवी नहीं आई? आई है। सेम है क्या कुछ क्वेश्चंस? यस मैम। कौन कौन सा? व्हीटस्टोन वाले? मैम 2 क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर? मैम 6th और 7th। नहीं, 7 तो अलग है। 7 तो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला है ना। एक सेकेंड, मैंने तो कुछ और तो नहीं दे दिया करने के लिए, मेरे को शीट पे आने दो। ओके। 6 और 7 सेम कहाँ है? मैम वो सेल्स में है। 7 तो सेल का है। और मैम 7th में 5वां क्वेश्चन ऐसा ही है। किस में? अच्छा, सेल्फ में जो 5वां क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? 5वां वाला थ्योरी का क्वेश्चन है। मैम वो सेल्स में है। अच्छा, कह रहे हो कि 7th क्वेश्चन सेल्स में मैंने ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ऐसा? यस मैम। यस मैम। अच्छा हाँ, ऐसे तो होगा, क्योंकि हो सकता है कि
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वो एक से ज्यादा भी डाल दिया हो, ठीक है। मैम लेकिन सेल में 3 क्वेश्चन सेम है। सेल वाले सीरीज में ही, उसी वाले पीडीएफ में ही 3 है यस सेम। मैम, मैम 3 3 टाइप सेम के है। क्वेश्चन सेम ही है, सेम टाइप के 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बोलो। मैम सेकंड, थर्ड और 9th। सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। सेकंड, two cells have the same if are connected in series। ओहो, और 9th भी, अरे यस मैम। ठीक है। कोई बात नहीं, अभी तो कर लो। और किसी में तो, और किसी में तो नहीं मिला ऐसा रिपीटेशन, सेल्स में ही है ना? यस मैम। ठीक है। मैम एक रेजिस्टेंस वाले असाइनमेंट का डाउट है। रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। यस मैम। हाँ बोलो। मैम आखिरी वाला 10वां। रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ का 10वां क्वेश्चन। इसमें ये तो उस दिन मैं जब पूछ रही थी जब तो कह रहे थे हो गया था 10th क्वेश्चन। हाँ, इसमें 60 डिग्री का बनेगा ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो, इसमें लेंथ में रेजिस्टेंस डिवाइड होगा, करेक्ट। क्या बोला है, एक मेटल की वायर है जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, इज इलोंगेटेड टू मेक ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ डबल ऑफ इट्स प्रीवियस लेंथ। तो पहले तो नया रेजिस्टेंस निकालोगे कि आर डैश क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि तुमने स्ट्रेचिंग करी है, तो नया आर डैश आएगा। क्या हुआ राहुल, राहुल को क्या हो गया? ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है ये करेंगे, नया आर डैश निकालेंगे। तो अब तुमने क्या करा है, जो नई आर डैश आई है उस वाले वायर को तुमने बेंट कर दिया। बेंट करने के बाद क्या हुआ, तुमने एक, द न्यू वायर इज नाउ बेंट एंड एंड्स आर जॉइंट टू मेक अ सर्कल, तो सर्कल बनाया है। इफ 2 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल मेक एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, तो तुम्हें कोई ऐसे 2 पॉइंट लेने हैं जो सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री का बनाएंगे, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका मतलब एक तो 60 डिग्री का एंगल हो गया और एक ऊपर वाला होगा 300 डिग्री का। तो तुम्हें आर्क लेंथ, जो रेजिस्टेंस डिवाइड होगा ना, वो आर्क लेंथ के प्रोपोर्शनल बटेगा, करेक्ट। मेरी बात समझ रहे हो? यस मैम। हाँ, तो आर्क लेंथ क्या होगी, थीटा इंटू आर। तो रेडियस तो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, एक ऊपर वाला रेजिस्टेंस एक नीचे वाला। मेरी बात समझ में आ रही है? एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर देते हैं। आज नया चैप्टर भी शुरू करेंगे, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियाई। ये तुम्हारा थर्ड टॉपिक है, फर्स्ट यहाँ रिएक्शन। मैम आपके यार तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। क्यों क्वेश्चन प्रैक्टिस, कौन किसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी? मैम मॉडर्न फिजिक्स की। पहले ये कंप्लीट करो अपना, एक तो एक लेक्चर तो लो, तुमने तो सारे लेक्चर्स रिवीजन में ही लगा दिए। देखो ये ऐसे होगा कि मान लो तुम्हारे पास ये सर्कल आया है, ठीक है, पूरा ये तुमने एक जो भी वो वायर थी जिसकी लेंथ सपोज करो एल डैश आई है, उसका जो नया रेजिस्टेंस आर डैश है वो तुमने सर्कल बना दिया। तुमने कोई भी 2 पॉइंट कट करे, सपोज ये ए बी, ये दोनों पॉइंट सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं वो कितने डिग्री का बना रहे हैं, 60 डिग्री का। तो ये ऊपर वाला जो होगा वो कितने डिग्री का हुआ, 300 डिग्री का। तो ऐसे समझ लो कि जो ये 300 डिग्री का है रेजिस्टेंस, ये ऊपर वाला ये R1 हो जाएगा, और जो ये वाला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, R2। और R1 और R2 किस में काउंट होंगे, पैरेलल में। R1 और R2 शुड बी इन पैरेलल। यस मैम। तुम्हें R1 और R2 निकालने, तो R1 कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस किस में डिवाइड होगा, लेंथ में।
करेक्ट। तो तुम्हें R1 निकालने के लिए तुम्हें उस सर्कल की लेंथ चाहिए होगी जिसका एंगल 300 डिग्री है। तो कैसे निकालोगे, किस रेशो में बटेगा, R1 और R2 किस रेशो में बटेगा, आप लिखोगे R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू आर्क लेंथ, दोनों की आर्क लेंथ 1 और आर्क लेंथ 2। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, θ1 R1 अपॉन θ2 R2। R इज रेडियस, तो R रेडियस दोनों के लिए सेम है, तो रेडियस कट जाएगा, तो सिर्फ तुम्हारा किस में बटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल से। तो रेजिस्टेंस R1 बाय R2 θ1 300 बटे 60, समझ में आ रही है। यस मैम। तो कितने में बटा, 5:1 में। तो अब पता ही है, अब R1 बाय R2 का रेशियो आ गया, तो तुम टोटल रेजिस्टेंस नहीं, तुम्हारे पास टोटल रेजिस्टेंस भी होगा, तो उस टोटल रेजिस्टेंस के जरिए हम R1 और R2 निकाल लेंगे। भाई टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे ना नया, हाँ, जैसे कि कैसे निकालोगे, एक पुराना रेजिस्टेंस कितना था, 3 ओम था, इज इलोंगेटेड, अब तुमने इलोंगेट कर दिया तो डबल ऑफ इट्स प्रीवियस लेंथ, तो R डैश कितना हो जाएगा, R डैश मैम 12 ओम। हाँ 4 टाइम्स हो जाएगा ना, एन स्क्वायर हो जाता है R का, तो कितने टाइम्स बढ़ाइए तुमने वायर को, 2 टाइम, तो ये 12 आ जाएगा R डैश। तो R1 कैसे निकालोगे, R1 हो जाएगा कैसे, 5/6 मल्टीप्लाई 12, तो 6 दूनी 12, 10 ये आ गया, और R2 कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 12, तो 6 दूनी 12, तो 2 ओम ये आ गया। अब R1 R2 को पैरेलल में कर दो, कितना आंसर आएगा, मैम 5/3 आएगा। ठीक है। R इक्विवेलेंट शुड बी इन, पता तो चल ही रहा है, पैरेलल नहीं पता चल रहा, यस मैम। तो 5/3। सबने ऐसे किया है ये क्वेश्चन, यस मैम। मैम R1/R2 5/1 था, फिर आपने ये 12 आ गया, उसके बाद क्या पुट करा किसमें? कैसे, क्या कह रहे हो आप, मैम R डैश को किधर पुट करा है? R डैश तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया ना तुम्हारे पास, यस मैम। इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस है ये, जो तुमने ये सर्कल बनाया है, इस सर्कल की जो वायर है उसके पास टोटल रेजिस्टेंस 12 है। अब रेजिस्टेंस किस में बढ़ता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, फॉर्मूले में पढ़ा है ना, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, तो रेजिस्टेंस लेंथ में ही तो डिवाइड होगा, तो R1 की जितनी लेंथ है उसके पास उतना ही रेजिस्टेंस होगा, तो हमने R1 अपॉन R2 का रेशियो निकाल लिया कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इतना बटेगा, 5:1। तो R1 फिर वही करोगे ना, फिर उस दिन सिखाया था रेशो मेथड, ठीक है मैम। R1 कितना है 5, टोटल 5 और 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कितना था 12, वो किया है। ये रेशियो मेथड तुम्हें फिजिक्स में बहुत काम आएगा हर जगह, और खासकर रेजिस्टेंस में। आगे जब मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन होंगे जिसमें करंट बटेगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, तो वहां पर भी ये काम आएगा। रेशो मेथड तो हर जगह, पोटेंशियल निकालोगे वहां काम आएगा, ये याद, ये तो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम आज का चैप्टर, और बताओ इस वाले चैप्टर, इसमें तो अब किसी को दिक्कत नहीं है। सेल्स वाला 5वां। सेल्स का चौथा करा दो। आज मुझे कराना है नहीं वैसे, एक सेकेंड, ज्यादा लेंथी नहीं हुआ तो करा दूंगी, अगर लेंथी हुआ तो आज नहीं कराऊंगी, क्योंकि आज मुझे ये कराना है तुम्हें। एक मिनट, मुझे नेट नहीं चलना। सेल के क्वेश्चंस ना ज्यादा अच्छे थे भी नहीं, अगर मुझे आज दिखेंगे तो मैं तुम्हें सेल के क्वेश्चन आज 3-4 करने के लिए और दे दूंगी एडिशनल में ग्रुप पे, ठीक है। खुल गई सेल्स का, सुमित कराया क्वेश्चन, कौन सा सेल का, कौन सा कह रहे हो, 4th मैम 5वां। मैं चौथा बोले। चौथा क्या कह रहा है, देखो एक 10 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 और 15, विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस दिस आर कनेक्टेड टू अ वोल्ट मीटर, द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर विल, ये दोनों सेल किस में लगे हुए हैं, पैरेलल। पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या निकालोगे, आर इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट निकालोगे, उससे क्या निकल के आएगा, करंट सर्किट का। हाँ जी मैम।
हाँ, तो तुम्हारा वोल्ट मीटर किस रीडिंग को नोट करेगा? तुम्हें नया सर्किट बनाना पड़ेगा जिसमें हम पहले ई इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और ई इक्विवेलेंट के बाद क्या निकाल लेंगे? आर इक्विवेलेंट। जो ई इक्विवेलेंट आएगा वही तुम्हारा सर्किट रीड करेगा। याद, एक ये और चीज याद रखना, इसमें कुछ करंट पोटेंशियल ड्रॉप, इसलिए मान लो मैं यहाँ पे बनाती हूँ ये सर्किट। मैम कौन सा सवाल है? फोर्थ। ठीक है, इसमें आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट निकाल लेना। और क्वेश्चन नंबर बोलो। मैम 5वां। फिफ्थ, एक सेकंड रुको, डाउनलोड हो रही है। भाई फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया जिसने पूछा था? देखो तुम क्या करना है तुम्हें, ई क्या? यस मैम, ये है ना सर्किट। पंद्रह। अब तुम्हारा वोल्ट मीटर क्या रीड कर रहा है बताओ मुझे? तुम्हारा वोल्ट मीटर क्या रीड कर रहा है? ये वाला पोटेंशियल ना, ए और बी का पोटेंशियल ही तो रीड कर रहा है तुम्हारा वोल्ट मीटर, हाँ या ना? यस मैम। तो तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि भाई इस ए बी ब्रांच में करंट कितना जा रहा है। तो पहले इसलिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? पहले तो हम ई इक्विवेलेंट निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, जिससे मुझे क्या मिलेगा? करंट। सर्किट में करंट मिल जाएगा। हाँ जी मैम। हाँ, तो सर्किट में करंट आने के बाद अब तुम इसको ए और बी के अक्रॉस क्या निकालोगी? टर्मिनल वोल्टेज। यस मैम। हाँ, तो जो ए और बी की जो टर्मिनल वोल्टेज आएगी उसी को तुम्हारा पोटेंशियल क्या करेगा? मेजर करेगा, सॉरी वोल्ट मीटर। करेक्ट। ओके मैम। हम्म। क्वेश्चन नंबर 5, DC main supply of 220 volt is connected across DC supply connected across a storage of 200 volt through a resistance. The battery terminals are connected to an external minimum value so that the current passes through the battery to the minimum value of R so that the current passes through the battery to charge it is. एक सेकंड रुको, तो DC supply इसमें तुम्हें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगाएं। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारा, या इस आर डैश के अक्रॉस करंट निकाल लो, ये आर डैश है, इसके पास करंट कितना होगा, वहां से भी आ जाएगा ये। मैम चार्ज क्या हो रहा है? एक सेकंड। सप्लाई कनेक्टेड अक्रॉस स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज बैटरी है ना ये। तो इसका मतलब तुम्हारा मेन सप्लाई इस बैटरी को ही चार्ज कर रहा है। हमने पढ़ा था ना कि बैटरी या तो डिस्चार्ज होगी या चार्ज होगी। तो ये कौन सा वाला केस है जिसमें बैटरी चार्ज होगी, ठीक है, जिसमें बैटरी का ईएमएफ 200 वोल्ट दे रखा है और ये दोनों एक 1 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है आपस में। तो कह रहा है कि बैटरी टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर डैश। तो बैटरी के जो टर्मिनल्स है उनको तुमने किसी एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। तो कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू आर की क्या रखे सो दैट द करंट पासिस थ्रू द बैटरी टू चार्ज इट इज। एक सेकेंड, द मिनिमम वैल्यू आर की वैल्यू क्या रखे सो दैट करंट पासिस थ्रू द बैटरी
to charge it is. इसमें स्टेटमेंट में लास्ट में इशू है, बस तुम्हें ये लिखना है कि हम आर की मिनिमम वैल्यू क्या रखें कि ये बैटरी चार्ज हो जाए, ठीक है, 200 वोल्ट तक, 200 वोल्ट तक चार्ज करनी है ना। तो ये बैटरी अगर 200 वोल्ट तक चार्ज करनी है तो मैं इसमें आर डैश की वैल्यू क्या रखूं, बस इस तरीके से करना है इसको। और तुम्हारी डीसी सप्लाई वोल्टेज है जो इसको चार्ज करेगी, इस सेल को, है ना, जो 200 वोल्ट का सेल है इसे चार्ज करना है तुम्हें। ठीक है, सिंपल, इसमें भी ओम्स लॉ लगा के कर लेना, हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस वाले में तुम्हारे 2 या 3 लेक्चर लगेंगे थ्योरी कवर करने के लिए, बाकी के 2 लगेंगे क्वेश्चंस कवर करने के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, उसका साइज, डेंसिटी, मास, ये सब। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी। थर्ड हम पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में नहीं है, डिलीट हो गई है, बट रेडियो एक्टिविटी में हम एक बार इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो जरूर सीख लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में नहीं थी, बट बीटा डीके पे क्वेश्चन आ गया था लास्ट ईयर, और उसको बोनस में भी नहीं दिया था क्वेश्चन को, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, बस हम उसको ये देखेंगे कि अगर बीटा डीके प्लस बीटा माइनस बीटा डीके होता है तो किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शन लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो आज तो बेसिक है, न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूक्लियस है। तो अभी तक तुमने क्या पढ़ा था, एटम की डिस्कवरी। तो एटम की डिस्कवरी किसने करी थी, फटाफट बताओ। सही एटम का स्ट्रक्चर किसने बताया था, रदरफोर्ड ने, नील बोर ने नहीं, बोहर से पहले एटम का स्ट्रक्चर सही किसने बताया था, रदरफोर्ड ना, रदरफोर्ड ने। तो न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी किया था वो चैडविक ने किया था, ठीक है। तो न्यूट्रॉन से पहले सिर्फ फोटोन ही माना जा रहा था कि फोटोन ही एक ऐसा पार्टिकल है जो न्यूट्रल है, ठीक है। अभी तक फोटोन का कैसे माना जा रहा था कि फोटोन आर द न्यूट्रल रेडिएशंस। फिर उसके बाद जब किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन को भी कैसा पार्टिकल माना गया, अज्यूम दैट द न्यूट्रल रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन। तो जब जाके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है और क्या पता चलता है न्यूट्रॉन भी कैसा पार्टिकल है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, है ना, न्यूट्रल पार्टिकल है। और फिर क्या देखा गया कि न्यूट्रॉन का मास मोर और लेस किसके बराबर है, प्रोटॉन के मास के बराबर है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन का मास किसके आसपास होता है, 1 AU के आसपास होगा। मीन लाइफ 1000 सेकेंड न्यूट्रॉन की। तुम्हारा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो स्टेबल पार्टिकल है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस, बस अंदर न्यूक्लियस के स्टेबल रहेगा। मीन लाइफ याद रखना कितनी होती है, 1000 सेकेंड। अब देखो तुम्हारे न्यूक्लियस, मीन लाइफ का मतलब क्या होता है, एवरेज, मतलब तुम्हारा क्या होता है, एटम के अंदर ये डिके, तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर डिके होते रहते हैं ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता रहता है। तो ये मीन लाइफ है कि न्यूट्रॉन कितने सेकंड्स तक खुद एज अ न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद ये डिके हो जाते हैं। तो देखो अगर मेरे पास न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के पास +1 चार्ज है, करेक्ट। अगर न्यूट्रॉन डिके होगा किसमें, प्रोटॉन में, तो तुम क्या लिखोगे, न्यूट्रॉन डिके हो गया प्रोटॉन में। अब देखो प्रोटॉन के पास क्या चार्ज है, प्रोटॉन के पास तो +1 चार्ज है ना, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है। तो तुम्हें इसको न्यूट्रल करने के लिए और क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, है ना भाई। न्यूट्रॉन मास तो बैलेंस हो गए, क्योंकि न्यूट्रॉन देखो 1 1, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास न्यूट्रॉन के पास अब क्या नहीं है, चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन के पास तो चार्ज है। तो इस चार्ज के लिए क्या निकालोगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन का, अब देखो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ई पॉजिटिव, जिसे क्या बोला जाएगा, पॉजिट्रॉन। क्या बोलेंगे, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का क्या मतलब है, सेम इलेक्ट्रॉन की जैसा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, माइनस का, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो कौन क्या है, पॉजिट्रॉन, उसके ऊपर कैसा चार्ज मिलेगा, प्लस चार्ज। तो दो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के सेम मास हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस में फर्क आता है, दोनों के चार्जेस में। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज। अब देखो, जब तुम्हारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, उसके बाद क्या होगा, इस एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, इसके मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए मेरे पास एक पार्टिकल और रिलीज होता है। ये इसको बोलते हैं, देखो सिर्फ अगर ये साइन है तो इसको बोलोगे न्यूट्रिनो। क्या बोलेंगे, वैसे तो ये रेडिएशन, न्यूट्रिनो। अगर मैं इस पे बार लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ये एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ये बन गया एंटी न्यूट्रिनो। अब बात आई कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के पास चार्ज और मास क्या होगा। तो देखो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो कैसे पार्टिकल हैं, चार्ज, मतलब इनके पास चार्ज नहीं है। चार्ज कितना है इनके पास, 0 चार्ज है। ठीक है, 0 चार्ज। लेकिन अगर मैं मास की बात करूं तो मास कितना पाया जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल चार्ज, बहुत स्मॉल मास है इनके पास। तो ये रिलीज क्यों होते हैं किसी भी इक्वेशन में, टू बैलेंस, क्या बैलेंस करेंगे न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए कौन रिलीज होता है, मेरा न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। अब देखो, न्यूट्रॉन से जब प्रोटॉन बना तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकलने, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, न्यूट्रिनो। ठीक है, तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ जिस पार्टिकल, जो पार्टिकल निकलेगा वो निकलेगा न्यूट्रिनो। अगर मान लो मेरा पॉजिट्रॉन निकला ई प्लस, तो पॉजिट्रॉन खुद एक एंटी पार्टिकल है। देखो हमें स्पिन वगैरह नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, ये सब बैलेंस करने होते हैं। ठीक है, तो ई पॉजिटिव, तो ई पॉजिटिव मतलब ये खुद एंटी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का खुद एंटी पार्टिकल है। तो ये अब ई पॉजिटिव क्या निकालेगा, अब ये अपना एंटी नहीं निकालेगा, तो अब यहाँ पर सिर्फ क्या निकलेगा, सिर्फ न्यूट्रिनो। तो यहाँ सिर्फ न्यूट्रिनो निकलेगा। तो दोनों एंटी एक साथ नहीं निकल सकते क्योंकि मेरे को बैलेंस करना होता है। ठीक है, लैप्टॉन नंबर होता है जिसे बैलेंस करते हैं हम, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट तुम इतना समझो कि ये सब हमें एनर्जी, मोमेंटम और तीसरा लैप्टॉन नंबर, उनको बैलेंस करने के लिए न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो निकालने पड़ते हैं। बाकी मोर डिटेल में जब हम बीटा डीके पढ़ेंगे तो बीटा डीके में और डिटेल में आता है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकला ई नेगेटिव तो कौन सा चार्ज निकलेगा, कौन सा पार्टिकल निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, और जब ई पॉजिटिव निकलेगा तो क्या निकलेगा, सिर्फ न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये है हमारा जब न्यूक्लियर, क्या सॉरी, सिर्फ न्यूट्रॉन का जब डिके होता है इनटू प्रोटॉन, तो इस तरीके से होता है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल फ्री। एंटी न्यूट्रिनो भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। इतना क्लियर हुआ मैम ये पॉजिट्रॉन ही प्रोटॉन है ना? पॉजिट्रॉन प्रोटॉन कैसे हो जाएगा, पॉजिट्रॉन की क्या बताइए, पॉजिट्रॉन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जैसा है, सेम। पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल, एंटी का मतलब उल्टा, किसका है पॉजिट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैम रुको, हैविंग सेम मास एज इलेक्ट्रॉन बट ऑपोजिट चार्ज। हाँ बोलो बोलो, प्रोटॉन के भी तो यही होता है मैम, अपोजिट चार्ज होता है किसका, मैम, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास तो बहुत डिफरेंट है ना, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन के मास में तो जमीन आसमान का फर्क है ना, कितने टाइम ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा टाइम्स। तो प्रोटॉन नहीं है ये, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन अलग चीजें हैं। ठीक है,
तो प्रोटॉन, मैम बोलो यस। मैम प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होगा वो सेम होगा, मतलब अमाउंट में, किस चीज का? प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन का। हाँ, चार्ज +1 रहेगा। चार्ज का जो वैल्यू है 1.6 वो सेम रहेगी, ठीक है, चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉन पे माइनस, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर, उसका पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो अब एक पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, जिसके ऊपर, जिसका मास किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन का -e होता है, पॉजिट्रॉन के पास क्या चार्ज होगा? +e। क्लियर है? हाँ। और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो सिर्फ कब निकलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, जैसे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन के साथ ही निकलेगा सिर्फ न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। या भी बीटा डी के पढ़ेंगे तो उसमें और समझ आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, पूरी केमिस्ट्री पढ़ के आ चुके हो, ये तो पता ही होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर एग्जैक्टली बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो सकता है ना। अगर मैं लिख दूं हीलियम ++, इलेक्ट्रॉन तो गया, क्या Z चेंज होगा पर? नो मैम। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में नहीं डिफाइन करते, किस में डिफाइन कर देंगे? Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा किसी भी न्यूक्लियस में Z कहलाएगा। फिर होता है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? देखो, मास नंबर होगा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स किससे मिलके बना है? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे? न्यूक्लियॉन्स बनाएंगे। जैसे ऑक्सीजन का बताओ, क्या लिखोगे? 8 16। इसमें तुम 8 क्या लिखोगे? 8 क्या है? प्रोटॉन्स। और 16 क्या बता रहा है? मास। 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो तुम्हारा जो मास नंबर है उसे A से डिनोट किया जाएगा थ्रू आउट द लेक्चर, और Z से एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाएगा। Atomic mass of a single atom include the mass of 3 subatomic particles, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इसको इंक्लूड कर भी लोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। तो एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन ही दिखाया जाता है मोस्टली। तो किससे डिनोट करते हैं एटॉमिक मास को? क्या यूनिट होती है इसकी? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU किसके बराबर होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, है ना। 1 AMU, अगर मैं कार्बन, मास ऑफ कार्बन ले लू 12/6, ये वाला एटम का 1/12 मास 1 AMU कहलाता है। तो 1 AMU किसके बराबर होगा? याद है किसी को वैल्यू 1 AMU की? 1.67 into 10⁻⁻27 kg। हाँ, तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो ये मास ऑफ 1 कार्बन एटम है, इसे 12 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 1 AMU की वैल्यू आती है 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये तुम्हारे एक कार्बन एटम का 1/12 हिस्सा है, ठीक है। तुमने एक कार्बन एटम लिया तो कार्बन के एटम का 1/12 पार्ट AMU कहलाया जाएगा। चलो फटाफट बताओ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 79। 79। इलेक्ट्रॉन्स 79। और न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन 118। 118। ठीक है, दोनों का 118। माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ, अलग अलग करके दिया हुआ है, न्यूट्रिनो बन जाएंगे, ठीक है। 118। वेरी गुड। फिर आता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप क्या होंगे? ये एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। देखो ये चीज भी याद रखना कि सेम एलिमेंट में, मतलब एक ही एटम सेम एलिमेंट में, उनका क्या सेम होना चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
प्रोटॉन्स, है ना, कि मेरे पास अगर एक ही एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम मिल रहे हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा, आइसोटॉप्स। तो यहां से पी से याद रखना, पी मतलब प्रोटॉन। तो अगर मेरा प्रोटॉन सेम एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है तो वो दोनों आपस में क्या रिलेशन होगा उनके बीच में, आइसोटॉप्स का। मास नंबर शुड बी डिफरेंट, मास नंबर अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल दे सकते हो आइसोटॉप्स का, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। हाइड्रोजन में भी देखो यहाँ पर ये एक प्रोटॉन, ड्यूटेरियम में भी यहाँ पर एक प्रोटॉन, और ये ट्रिटियम में भी यहाँ पर कितना है, एक ही प्रोटॉन है ना। और मास नंबर तीनों के अलग अलग है, लेकिन ये एक ही एटम है ना, हाइड्रोजन का ही एटम है। तो यस मैम। तो तुम्हारा आइसोटॉप क्या होता है, सेम एलिमेंट ही होना चाहिए, है ना। तो सेम एलिमेंट का ही एटम होना चाहिए, लेकिन उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी सेम, ठीक है। तो सेम एलिमेंट ऑफ एटम हैव सेम फोटॉन्स, बस इतना याद रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन उठा लिया, दूसरा हीलियम उठा लिया, नहीं, फिर गलत हो जाएगा। एक ही एटम की बात होगी आइसोटॉप्स में। क्लियर हुआ। जैसे सेकंड एग्जांपल क्लोरीन। तो क्लोरीन देखो, क्लोरीन भी दो तरीके से एग्जिस्ट करता है। एक में एटॉमिक नंबर, एक में एटॉमिक मास 35 है और एक का एटॉमिक मास 37 है। तो यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, बट दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम। कितना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, 17, ठीक है। तो ये भी आइसोटॉप्स कहलाया जाएगा। मैम ऊपर आपने जो लिखा है वहां पर फोटोन आएगा कि प्रोटॉन, इससे ऊपर स्लाइड प्रोटॉन आएगा ना। ओहो अच्छा, सेम प्रोटॉन, प्रोटॉन आएगा। प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात हो रही है, फोटोन भूल जाओ, ड्यूअल नेचर का फोटोन चल रहा है अब तक। तो देखो यहाँ पे एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो ये वाला है क्लोरीन का, जिसका एटॉमिक मास 35 है, ये 75% मिलता है नेचुरली। और जो तुम्हारा 37 वाला है, यानी जिसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 37 है, उसका अबंडेंस कितना है, वो लगभग 25% मिलता है, ठीक है। तो ये है इनका रिलेटिव अबंडेंस कि कितना नेचुरली मिलता है ये। तो अगर मुझे इसका एटॉमिक मास, अगर तुम्हें पूछा जाए कि बताओ इनका वेट एवरेज मास क्या होगा इस आइसोटॉप का, ठीक है, तो एवरेज मास कैसे लिखोगे, देखो इस वाले क्लोरीन का जिसका एटॉमिक मास 35 है, उसका AMU कितना होगा, 34। जिसका 37 है, इसका AMU कितना होगा, 36। अबंडेंस कितनी हुई, 75% और इसकी 24%। तो क्या करोगे, इसका रिलेटिव अबंडेंस को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके AMU से, ठीक है। देखो यहाँ 34 से 35 कर दिया। जितना ये मास मिलेगा तुम्हारे नेचुरल में, जैसे 75% मल्टीप्लाई बाय इसका AMU प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय इस 24% वाले का कॉरेस्पॉन्डिंग AMU कितना, 36, डिवाइडेड कर दोगे किससे, इनके टोटल AMU से, है ना, टोटल AMU मास। तो टोटल AMU कितना बनेगा, कितना बनेगा टोटल AMU, 100 बनेगा। ठीक है। तो डिवाइडेड बाय देयर टोटल AMU, तो क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा, एवरेज वेट ऑफ द टू आइसोटॉप। अगर ऐसे 3 आइसोटॉप भी दे देंगे तो तीनों के साथ भी ऐसे करना कि कितना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी है, उस अवेलेबिलिटी की मल्टीप्लाई उसके AMU के साथ कर देना, ऐसे ही। और अगर मान लो एक और होता, जैसे हाइड्रोजन के केस में 3 है, तो तीसरे वाले का भी उसके AMU से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड करके डिवाइडेड बाय उसके टोटल मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। हम टोटल मास से डिवाइड करते हैं। तीसरा आता है आइसोबार। आइसोबार क्या होगा बताओ, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर अलग होता है। तो आइसोबार इसमें क्या होंगे, ये वो, अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हीलियम के ही एटम हो।
जरूरी नहीं है क्लोरीन क्लोरीन का ही एटम हो। यहाँ पर बस हमें क्या देखना है, उनका मास नंबर क्या होना चाहिए, मास नंबर शुड बी सेम। जैसे हाइड्रोजन का ले लिया तुमने ट्रीटियम वाला और ये ले लिया तुमने हीलियम का, लेकिन दोनों का मास नंबर क्या है, यहाँ पे दोनों का मास नंबर सेम है, ठीक है। लेकिन अब देखो अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, 1H3, इसमें क्या लिखोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 2, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 1। और अगर टोटल नंबर ऑफ, हाँ टोटल न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स की बात करूं तो याद रखना मैंने क्या क्या मिला दिया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 2 1 प्लस कितना आया 3। सिमिलरली ये ले लो हीलियम का कौन सा एटम, 2 और 3 वाला, तो कितने हैं न्यूक्लियॉन्स, कितने हैं यहाँ पे टोटल न्यूक्लियॉन्स, टोटल न्यूक्लियॉन्स यहाँ भी 3 है, करेक्ट। कैसे, प्रोटॉन कितने हो गए 2 और न्यूट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 1। तो मुझे देखो दोनों में बेशक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू अलग है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्या देखना है टोटल न्यूक्लियॉन्स का नंबर, कि टोटल न्यूक्लियॉन्स 3 आने चाहिए, तो टोटल कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और इसी को क्या बोलेंगे हम आइसो बार। क्लियर हुआ, आइसो बार, आइसो बार। हाँ, तो 2 अलग एटम हो सकते हैं, बस तुम्हें उनका प्रोटॉन का नंबर देखना ना न्यूट्रॉन का, तुम्हें दोनों का सम देखना है, जिसे हम क्या बोलते आ रहे हैं एटॉमिक मास। तो तुम्हें मास नंबर देखो, मास नंबर देखो ये बराबर है तो ये आइसो बार हो जाएगा। तीसरा होता है आइसोटोन्स, आइसोटोन देखो यहाँ पे N आ गया, तो N मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो यानी यहाँ पर क्या सेम होना चाहिए, सेम न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, ठीक है। बस मुझे ये देखना है कि न्यूट्रॉन सेम है या नहीं। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ये फॉर एग्जांपल ये है, दोनों को देखो दोनों अलग अलग एटम है, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग, दोनों का एटॉमिक मास अलग, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे क्या चेक करना है न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, इसका कितना बनेगा 198 माइनस 80 और इसका 197 माइनस 79, देखो सेम आ रहा है क्या है। यस मैम 118 दोनों सेम आ रहा। हाँ, तो बस अगर मेरे पास 2 न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम है तो मेरा वो आइसोटोन हो जाएगा, मुझे नंबर मास किसी से लेना देना नहीं है, नंबर अलग हो चलेगा मास अलग हो चलेगा, बट उन दोनों का डिफरेंस विच इज योर न्यूट्रॉन वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 3 चीज पढ़ ली, क्या क्या पढ़ा, एक तो आइसोटॉप्स, आइसो बार और आइसोटोन्स, 3 चीज पढ़ ली। बट ये याद रखना आइसोटॉप्स में क्या सेम होना चाहिए, न्यूक्लियाई भी सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है। आइसोटॉप में न्यूक्लियाई भी क्या होनी चाहिए बेटा, सेम न्यूक्लियाई होनी चाहिए, क्लियर है। आइसोबार में सेम मास नंबर और यहां सेम न्यूट्रॉन, ठीक है। बोलो यहाँ पर किसी को कोई कैसी भी कंफ्यूजन है तो इस पॉइंट पे। मैम सेम न्यूक्लियाई का मतलब क्या है? सेम न्यूक्लियाई का मतलब है कि अगर मान लो तुम्हारे पास आइसोटोप है, अगर वो हाइड्रोजन का है ना तो सारे एटम फिर हाइड्रोजन के ही होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं लिख दूं ये 1 हाइड्रोजन 2 और मैंने ये हीलियम का भी ऐसे ही बना दिया, तो हीलियम एटम नहीं होना चाहिए, फिर हाइड्रोजन का ही लेना है तुम्हें। ये है सेम न्यूक्लियाई, है ना, कि सेम एटम का न्यूक्लियाई है, ये लिख लो सेम एटम न्यूक्लियाई। अब क्लियर हुआ, यस मैम। हम्म तो
फिर यहाँ पे देखो कार्बन का पूछा है कि कार्बन, अगर तुम्हारे पास दो क्या है, ये पहले तो मुझे ये बताओ ये दोनों क्या है? आइसोटोप। हाँ, आइसोटॉप्स, वेरी गुड। ये दोनों आइसोटॉप्स हैं कार्बन के, है ना। एक 6 दोनों में सेम है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन दोनों का सेम है। तो जो 6-12 है वो 98% मिल रहा है, लेकिन जो 6-13 है वो सिर्फ 1% मिल रहा है। तो कैसे निकालोगे? 98% वाला इससे मल्टीप्लाई करोगे इसके एमयू से, 1% वाला इसके एमयू से मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइडेड बाय इनके टोटल अबंडेंस से, टोटल मास है ना, तो टोटल अबंडेंस से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? इनका एवरेज वेट। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन भी आता है कि फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 2 आइसोटॉप्स। तो कैसे निकालोगे? इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस, तो टोटल अबंडेंस तो हमेशा 100% ही रहेगी। क्लियर हुआ? साइज ऑफ न्यूक्लियस, कोई बताएगा न्यूक्लियस का साइज किसके आसपास होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन। इतने प्रोटॉन के बराबर होगा। 10 raised to power ओके, कम टू द क्वेश्चन। अभी हमने जब एटम पढ़ा था तो हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करी थी। तो क्या था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कि हमारा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितने करीब जाके वापस उसी पाथ पर लौट आएगा, है ना। वही था हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो देखो यहां से हमने क्या देखा कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस जस्ट बिफोर रिफ्लेक्टिंग बैक बाय 180 डिग्री, यानी अब कितने पास जाके ये यहां से वापस लौट आएगा। मान लो ये डिस्टेंस आर है, तो यही आर क्या कहलाएगा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर? तो रदरफोर्ड ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच गोल्ड न्यूक्लियस के लिए कितनी निकाली? देखो 4 × 10⁻⁻14 मीटर। तो ये कौन सी डिस्टेंस है? ये अगर हमने गोल्ड न्यूक्लियस यूज करा था, याद है ना रदरफोर्ड का, कि गोल्ड फॉइल ली है और गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल्स को इंसिडेंट करा रहे हैं, तो ये अल्फा पार्टिकल कितना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से वापस आ जाएगा? 10⁻⁻14 मीटर। ये कैलकुलेट करा था रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमने क्या निकाला है, देखो कि एक्चुअल न्यूक्लियस का साइज इस वाली वैल्यू से तो क्या होना चाहिए? छोटा। हाँ, इससे तो स्मॉल ही होना चाहिए, कि सेंटर से लेके वो तो किसी पॉइंट बाहर तक की डिस्टेंस होगी। तो इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज इस 10⁻⁻14 से भी स्मॉल होगा। तो न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, याद है? तो क्या लिखा है? अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जीज विच इज ग्रेटर देन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द डिस्टेंस डी ऑफ, इसका मतलब है क्लोजेस्ट अप्रोच टू द गोल्ड न्यूक्लियस विल बी स्मॉलर फ्रॉम द रदरफोर्ड्स कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इसका मतलब जो एक्चुअल न्यूक्लियस का साइज था वो तुम्हारे रदरफोर्ड ने जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताया था उससे भी स्मॉलर पाया गया। ठीक है, तो क्या होता है, देखो न्यूक्लियस का साइज किस पे डिपेंड करेगा बेटा? न्यूक्लियस का साइज किस पे डिपेंड करेगा? मास नंबर पे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है? एक, है ना। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है भाई? हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन है? एक है। अब जैसे मान लो मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 8 हो गए। उसके बाद मैं बात करती हूँ यूरेनियम की, तो यूरेनियम का नंबर कितना होता है? बहुत ज्यादा, है ना। एटॉमिक मास तो 236 होता है। तो ऐसे ही ऐसे नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे आगे आगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि सेम रहेगा? बढ़ेगा ना, है ना। देखो मैं कह रही हूं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे तो हमारे न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वॉल्यूम ये ऐसे, जैसे भाई हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है तो उसका वॉल्यूम
और अगर मैं यूरेनियम की बात करूं, उसके वॉल्यूम, उसके न्यूक्लियस के वॉल्यूम में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यानी न्यूक्लियस का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता मिला? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर। तो मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, तो ए भी लिख सकते हो। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई मान लेते हैं, इस किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो आर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? मास नंबर। तो मास नंबर को क्या लिख दूं? ए लिख दूं। तो देखो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सारा कांस्टेंट वैल्यू है 4/3 पाई, और ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इनटू ए। तो हम क्या करते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के एक वैल्यू क्या यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे? आर नॉट की। तो उससे पहले क्या करो, ये आर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? ए की पावर 1/3 के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या लगा देते हैं? एक कांस्टेंट विच इज योर आर नॉट। आर इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो इस वैल्यू पे तुम किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस निकाल सकते हो, जिसमें से आर नॉट की वैल्यू क्या है? 1.2 फेम्टोमीटर। ठीक है, जब पावर में चली जाती है तो क्या लिखते हैं? फेम्टोमीटर। ठीक है, तो ये आप किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड कर सकते हो इफ यू हैव एटॉमिक मास नंबर, है ना। अगर आपके पास ए क्या है? मास नंबर है। समझ आया? आर नॉट कॉन्स्टेंट है सब न्यूक्लियस के लिए, यही रहेगा आर नॉट। तो ये तुम्हारा साइज निकाल लिया तुमने, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, तो ये वॉल्यूम है कि यहां से बताया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो वो हमने स्टार्टिंग में मान के रख लिया था। अब एक बात करो डेंसिटी की। तो डेंसिटी कैसे निकालोगे? डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम टोटल मास जो मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, करेक्ट। तो मास किसके बराबर आया अभी? मास ऑफ न्यूक्लियस क्या लिखोगे? अगर मेरे पास मास नंबर ए है किसी भी न्यूक्लियस का, मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 1 AMU के मास से, तो मेरे पास मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा। हाँ, ए मल्टीप्लाई बाय AMU, तो मास ऑफ न्यूक्लियस आ गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ए इंटू 1 AMU। वॉल्यूम किसके बराबर थी? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर को क्या लिख सकते हो अब तुम? आर को क्या लिख सकते हैं? मैम आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3 और इसका होल क्यूब लगाओगे। इसको सॉल्व करो जरा, क्या मिलेगा? AMU अपॉन 4/3 पाई आर नॉट की पावर क्यूब, और ए की पावर कितनी मिली? 1, करेक्ट। ये ए से ए चला गया, तो मेरे पास डेंसिटी कितना आया? AMU अपॉन 4/3 पाई आर नॉट की पावर क्यूब। मुझे बताओ इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो वेरिएबल है? कोई ऐसी टर्म है जो वेरिएबल है? आर नॉट आर नॉट वेरिएबल है? नो मैम। नो मैम, ए भाई आर नॉट सारे की कांस्टेंट है। हाँ, आर नॉट कांस्टेंट है भाई, सारे आर constant है। आर इक्वल्स टू आर नॉट आया था ना, ए की पावर 1/3। तो जो आर नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो आर नॉट इज कांस्टेंट, रेडियस मैम अलग सारे है। कांस्टेंट है। हाँ, तो AMU भी कांस्टेंट, 4/3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, आर नॉट भी कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी उठा लो, चाहे हाइड्रोजन की, चाहे यूरेनियम की, चाहे रोडियम की, चाहे किसी की भी, तो सबकी डेंसिटी क्या मिलेगी? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। सेम। हाँ, सेम बोल दो, कांस्टेंट बोल दो, और इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर।
ठीक है, तो क्या वैल्यू आती है, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये वैल्यू निकल के आती है। मैं अगर लिखवाऊं तो डेंसिटी शुड बी इक्वल्स टू 2 × 10⁻17 kg/m³। ठीक है, तो ये डेंसिटी है तुम्हारे न्यूक्लियस की। ये डेरिवेशन कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो डिपेंड नहीं करती किसी भी चीज पे, सेम रहने वाली है, बट वॉल्यूम ए पर डिपेंड करती है। चलो करिए। मैम सभी नहीं, हर एक एटम के न्यूक्लियस के लिए सेम ही रहेगी। हाँ, हर एटम के लिए एक सेम बार रहेगी। ठीक है, चेक करना। हाँ देखो, जैसे यहाँ पे तुमसे पूछा हुआ है कि अगर मेरे पास एक आयरन का न्यूक्लियस है तो उसका न्यूक्लियर डेंसिटी बताओ, तो क्या बताओगे तुम? 2 × 10⁻17। 2 × 10⁻17 kg/m। 2 × 10⁻17 आएगा। अभी ये सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी ये चीज करके आ चुके हैं। 2 × 10⁻17। ठीक है, फाइनली यही आंसर आएगा। तो ये था, हमने न्यूक्लियस के साइज की बात कर ली। अब उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एनर्जी, ये सब पढ़ेंगे। तो एक बार बताओ, अब देखो क्या पाया गया। मान लो मेरे पास यहाँ पर ये एक न्यूट्रॉन है, ये एक न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये भी एक, यहाँ एक प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन और ये एक प्रोटॉन। मैंने क्या किया, इन 3 न्यूट्रॉन 3 प्रोटॉन को अलग अलग मेजर किया। ठीक है, इनको अलग अलग इनका वेट मेजर किया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब इनको बनाया एक न्यूक्लियस के अंदर। अब इन तीनों को, इन 6 को न्यूक्लियस के अंदर रख दिया, मतलब ये 3 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन। अब ये है मेरा क्या, न्यूक्लियस। अब क्या पाया गया कि जब मैंने एक न्यूक्लियस का मास मेजर किया और मैंने जब इंडिपेंडेंटली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास मेजर किया, तो मास में क्या मिला, कुछ अंतर मिला, है ना। कुछ मास में वेरिएशंस देखने को मिले। क्या वेरिएशन देखने को मिले कि अगर मैं यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन प्लस 3 प्रोटॉन के मास की बात करूं, तो ये मास कुछ इस न्यूक्लियस के मास से ज्यादा पाया गया। अब देखो, ये तो वही बात होगी ना कि जिन चीजों से मिलके बना है, अगर उन चीजों को एक न्यूक्लियस के अंदर, एक डिब्बे के अंदर तुमने पैक करके रख दिया, तो अब उस डिब्बे का मास अगर मेजर करने जाते हो तो वो मास क्या मिलता है, कुछ कम मिला। तो यहाँ पर क्या, इसका फिर रीजन क्या दिया गया, एनर्जी मास इक्विवेलेंस, यानी एनर्जी इक्वल्स टू mc²। तो क्या हुआ, ये जब एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो 3 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन को बाइंड करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, कुछ एनर्जी की, है ना। तो जब हम 3 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन को एक स्पेस में, एक छोटे से वॉल्यूम में बांध के रखेंगे तो क्या चाहिए होगा, बाइंडिंग एनर्जी। तो जब एक 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन जो अलग अलग रखे हुए थे, जब वो एक न्यूक्लियस में फॉर्म होंगे तो क्या होगा, एक बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होगी, जिसकी वजह से क्या रिलीज होगी इस प्रोसेस में, some amount of energy will required, करेक्ट। कुछ अमाउंट की एनर्जी तो रिक्वायर्ड पड़ेगी ना, जब उनको तुम एक साथ बांध के रखोगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। तो इस एनर्जी का कंपनसेशन कहां से आएगा, एनर्जी और मास सेम है, तो अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी कहां से मिलेगी, मास से। भाई मैं मास से ही तो लूंगी, हाँ है ना। मेरे पास 3 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन थे, अब मुझे उनको बांध के रखना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी। अब मैं वो एनर्जी कहां से लूंगी, इन द फॉर्म ऑफ मास। तो इसका मतलब मेरा कुछ मास किसके फॉर्म में चला गया, एनर्जी की फॉर्म में यूज हो गया, या इस प्रोसेस में उस अमाउंट की एनर्जी रिलीज हो गई और उस अमाउंट का मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया,
तो इसीलिए अगर मैं न्यूक्लियस को मेजर करूंगी, न्यूक्लियस के मास को मेजर करूंगी, तो ये मास मुझे किससे कम मिलेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से कम मिलेगा। इतना समझ में आया कुछ? यस मैम। क्या यस मैम, क्या समझ में आया? मैम इसका मास इसलिए कम होगा क्योंकि थोड़ा जो मास है वो एनर्जी के में जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक बात बताओ, हाँ तो बिल्कुल यही है कि कुछ अमाउंट ऑफ मास किस में यूज हो गया हमारा? एनर्जी के फॉर्म में। तो वो एनर्जी क्या हो गई? इस न्यूक्लियस को फॉर्म करने में रिलीज हो गई, और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे उसी एनर्जी को? बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, अरे काफी ब्लैंक स्लाइड्स आ गई। ओके, तो ये आता है तुम्हारा न्यूक्लियस और उनका स्टेबिलिटी ग्राफ। बट उस स्टेबिलिटी ग्राफ से पहले हम क्या निकालेंगे? देखो, अगर जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, कि हमारे पास कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग रखे हुए थे, 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन। इसको जब मैंने न्यूक्लियस में बनाया तो कुछ अमाउंट का मास कम पड़ गया, तो वो डेल्टा एम, उसे ही डेल्टा एम को क्या बोलेंगे? मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट कैसे निकालोगे? देखो, वही तो डेल्टा एम होगा कि यहाँ पर क्या मिला कि इन 3 प्रोटॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है इस पूरे न्यूक्लियस के मास से। करेक्ट? तो मुझे एक बात बताओ, वही डेल्टा एम, वो डेल्टा एम किसके बराबर होगा बेटा? कैसे लिखोगे? अगर मैम मैं पहले वाला टोटल मास, फिर इसमें से माइनस कर माइनस, देते न्यूक्लियस का मास। वेरी गुड। अगर मैं इस 3 प्रोटॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन के मास में से क्या घटा दूं? इस न्यूक्लियस का मास माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? डेल्टा एम मिल जाएगा। इसी डेल्टा एम को क्या बोलेंगे? मास डिफेक्ट। अब ये बताओ कि इस 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन का मास कैसे लिखोगे? मान लो प्रोटॉन का मास कितना है? प्रोटॉन के मास को किससे डिनोट करें? कि मेरे पास यहां पे लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय प्रोटॉन का नंबर। ठीक है, प्लस अब क्या लिखोगे? मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इसमें से क्या माइनस कर दूं? मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना। अगर इस सारे में से न्यूक्लियस का मास माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? डेल्टा एम। और अगर क्वेश्चन आता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कि अगर मेरे पास 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन है, जब आपने उनको एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में बनाया, तो व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज? तो देखो, एनर्जी रिलीज होगी ना, वही जो एनर्जी रिलीज हुई है वही क्या है? वही बाइंडिंग एनर्जी है। वही क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे? बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा एम सी स्क्वायर। जो मेरे पास जो मास कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में, उसी को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगी? वो एनर्जी मिल जाएगी जो इसको बनाने में यूटिलाइज हुई है, न्यूक्लियस को। हाँ, क्लियर हुआ? हाँ, तो मैंने डेल्टा एम निकाल लिया, वही सिंपल मास की पहले ये था मेरे पास प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस कर दिया, तो मेरे पास डेल्टा एम आ गया। अब उस डेल्टा एम से एनर्जी की कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो अगर मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एम सी स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ, अब मुझे एक चीज ये निकाल के बताओ, सपोज करो क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से, इफ डेल्टा एम किसके बराबर होता है? 1 AMU के बराबर। समझ में आ रही है कि मास डिफेक्ट कितना पाया गया? 1 AMU।
कि अगर हमारे पास किसी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें मास डिफेक्ट देखने को मिला 1 AMU का, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कैसे निकालोगे? डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, यही लिखोगे। डेल्टा एम कितना हो जाएगा? 1 AMU मल्टीप्लाई बाय, इसको उसमें चेंज करो केजी में। 1 AMU का मास केजी में कितना होगा? 1.6 1.6 10 10 यहाँ पे लिखोगे 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 के पावर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या बन जाएगा? जूल। यस मैम। एनर्जी किस में आएगी? ये जूल में आएगी ना, सारी एसआई यूनिट है। अब देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना तो एनर्जी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन टर्म्स में करते हैं। अब एक काम करो, इस जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। एक जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करो। एक जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी वैल्यू से करोगे? एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखोगे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस मास से 9। डिवाइड करेंगे। मास से क्यों करेंगे? जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? इससे 1.6। हाँ मैम ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर था ना, हाँ, मीटर पर सेकंड था ना। तो मैम ये जूल कैसे हो गया? वो तो मैम मीटर स्क्वायर होगा तब होगा ना। भाई एनर्जी तो मास की यूनिट, एनर्जी किसकी यूनिट में आएगी? अगर तुमने सारी एसआई यूनिट्स में रखी है तो एनर्जी किस में आएगी? जूल में ही तो आएगी। मैम ये तो MLT -2 हो गया ना। क्या? मैम जूल तो ML2T -2 होता है। हाँ भाई, एनर्जी की यूनिट किस में आती है? मैम वो मैम वो तो एक्चुअली सी स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तब ठीक हो जाएगा। मैम वही है। मीटर पर सेकंड है ना, तो वो स्केयर करोगे तो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, यस मैम, फिर कंफ्यूजन किस में हो रही है? मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना मैम, वहाँ पे वो मीटर था इसलिए कंफ्यूजन हो रही थी। भाई सी इज स्पीड ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? मीटर पर सेकंड यूनिट। मीटर पर सेकंड है तो उसका भी ये वाला, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। हाँ, बट फिर भी एनर्जी की एसआई यूनिट्स आएंगी, तो एनर्जी की एसआई यूनिट किस में होंगी? जूल में। अब इस जूल को पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे ईवी से, तो लिखोगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 मल्टीप्लाई, इसको एज इट इज रख दो अभी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। जूल के लिए क्या करोगे? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, क्या बनेगा अभी ये? मैम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे ना इससे, किससे? ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आप तो ये प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, मैम 1.6 नीचे आएगा। एक जूल में हमारे पास कितने होंगे? 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैम वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल होते हैं, तो अगर हम एक जूल निकालेंगे तो वो 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। एक मिनट, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? मैम डिवाइड में जाएगा। जूल ऐसा यूनिट है तो मैम मल्टीप्लाई में ही जाएगा। मैम सिंपली जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो स्मॉल यूनिट है, मतलब जो अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास लार्ज क्वांटिटी आएगी, आज तो मतलब क्वांटिटी डिवाइड में प्लस जाएगा। का 19 ही तो होगा। मतलब 1.6 भी नीचे आएगा ना साथ में, ये जो पूरा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है पूरा नीचे आएगा।
तुम कह रहे हो कि 1.6 को डिवाइड में लेके जाएं? यस मैम। मैम रहना तो मल्टीप्लाई में चाहिए क्या? मैं आप वो लिख लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखोगे तुम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हाँ। अब मैम इसमें हम जो है One इस पूरी यूनिट को एक इधर ले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया मेरे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻- जूल, तो मेरे पास 1 जूल में हो जाएगा ये वेट 1/1.6 इंटू 10⁻⁻, 1 जूल में यही तो होगा। रुको, 1 जूल मैं निकालना चाहती हूँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन -19 ये होगा ये तो। यस मैम, तो वही मैं वही कह रहा हूँ, वो डिवाइड में आएगा ये पूरी क्वांटिटी 1.6 इंटू 10⁻19। मैम हमारे पास तो जूल में था ना, तो जूल में इंटू करेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। हमारे पास जूल में है, तो जूल को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है ना, तो 1 जूल किसके बराबर होगा? इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। यस मैम। यस Yes, मैम 1.6 तो डिवाइड में अगर जाएगा। 1, अच्छा एक सेकेंड, 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻+ 19, और ये 1.6 कितना से कितना बनेगा? इसको करना सॉल्व। 1.6 शुड बी इक्वल्स टू 6, 0.62 आ रहा है क्या? मैम 0.625 आएगा। है ना? हाँ, तो 0.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, ठीक है। तो ये मेरा कितना बना? 6.2 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, ये आया। तो 1 जूल बना 6, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 1 जूल इक्वल्स टू 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आ गया, ये बनेगा फिर वैल्यू। देखते हैं फाइनल आंसर कितना आएगा। फाइनल आंसर तो हमारे पास है ना, फाइनल आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे लिखो वैल्यू को। अब इसको एक काम करो, अब इसको मेगा में करो। अभी तो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा के लिए क्या करोगे? मेगा के लिए 10⁻⁻6 से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार इस वैल्यू को सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है डेल्टा ई। वन 1.67 मैम 900 आ रहा है। 9 मल्टीप्लाई 6.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, 8 दूनी 16 प्लस 18 -6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.67 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6.2 931.1 आया ये मल्टीप्लाई। जैसे 930। ठीक है, ये पावर कितनी बनी? 27। पावर करो, माइनस का 27 प्लस 10 की पावर बनना चाहिए। प्लस का 18 माइनस का 6, तो ये कितना आया? +1 आ रहा है भाई। ठीक है, प्लस का 1, करेक्ट। तो हमारे पास ये कितना बना? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया डेल्टा ई। यस मैम। यही हमारा फाइनल आंसर था। ठीक है, तो और अगर थोड़ा सा इसको कॉरस्पॉन्डिंग में लिखोगे तो ये एग्जैक्ट बनता है 931.5। ठीक है, ये मैंने एक ही डेसिमल लिया है, अगर लोगे तो ये हो जाएगा। तो यहां से देखो क्या पता चला किस लिए करवाया है ये।
अब मान लो मैंने तुमसे बोला कि बेटा एक एएमयू का मास डिफेक्ट है, एक एएमयू के मास डिफेक्ट में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 931। अगर 2 एमयू का मास डिफेक्ट होगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, अब तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैं ये सारी कैलकुलेशन बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन, ये वाली वैल्यू याद होनी चाहिए कि डेल्टा ई किसके, अगर एक एमयू का क्या आता है मास डिफेक्ट, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बात समझ में आई क्या किया है? देखो हमने यहाँ पे मास डिफेक्ट निकाला। मास डिफेक्ट क्या है कि सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ो, उसके बाद जब पूरा न्यूक्लियस बन जाए उनको आपस में घटाओ, तो मेरे पास एक मास डिफेक्ट आता है। और ये मास डिफेक्ट क्यों आया, क्योंकि आपने इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक छोटे से स्पेस में इकट्ठा करके रखा है, तो जिसके लिए मुझे एक एनर्जी की जरूरत होगी, स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो उसके लिए मुझे एक बाइंडिंग एनर्जी चाहिएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी इस सिस्टम को बनाने के लिए रिलीज हो जाती है, और किसके एक्सपेंस, किसके वजह से होती है वो एनर्जी रिलीज, स्टेबिलिटी चाहिए है ना न्यूक्लियस की। अब वो एनर्जी आएगी कहाँ से, मास की कॉस्ट पे आएगी भाई, अपने आप तो नहीं बन जाएगी ना एनर्जी, तो वो एनर्जी कहाँ से बनेगी, कुछ मास से, तो तुम्हारा मास कम हो जाएगा। तो वो अब कितना मास कम हुआ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालेंगे कि मान लो एक एएमयू का मास कम हुआ, तो उस एक एएमयू के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी निकली, कितनी एनर्जी निकली, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लो 2 एएमयू का मास कम हुआ तो कितनी एनर्जी निकलेगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया ये चीज क्या बात कर रहे हैं हमने? अब एक बात बताओ बेटा, अगर मेरे को बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, मान लो अगर मेरे पास कोई एक ऐसा न्यूक्लियस बनता है, उस न्यूक्लियस के बनने पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। सुनो, कोई एक ऐसा न्यूक्लियस बना, उस न्यूक्लियस के बनने पे बहुत अमाउंट की एनर्जी रिलीज हुई, मतलब बहुत सारा मास किस में कन्वर्ट हुआ होगा, बहुत सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। तो वो वाला न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल रहेगा या वो ज्यादा स्टेबल रहेगा जिसमें कम एनर्जी निकली? सोचो कौन सा ज्यादा? मैम जिसमें कम निकलेगी। ये एनर्जी यूज किस में हो रही है, ये सारी एनर्जी यूज किस लिए हुई, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए है ना, न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए। तो इसका मतलब जिस न्यूक्लियस के पास ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई, यानी जब वो न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, उसको फॉर्म करने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन, सॉरी वो न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के चांसेस हैं मोर स्टेबल होने के। ठीक है, अब मोर एक्यूरेटली देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना, अभी वो कल पढ़ेंगे कि पर न्यूक्लियन कितना है। अब एक बार बताओ, हाँ जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी रिलीज होगी उतनी ज्यादा स्टेबल होगा ये मतलब। हाँ, तो जितनी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी, अभी सुनो अभी मैं बता रही हूँ कि अगर जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी उतना तुम्हारे न्यूक्लियस के स्टेबल होने के ज्यादा चांसेस हैं। अभी इतना समझो, ठीक है? अगर तुमसे कोई कंपैरिजन पूछे, ये मोर एक्यूरेटली ठीक नहीं है, सिर्फ अगर आधी इंफॉर्मेशन दी जाए कि मैम किसी न्यूक्लियस को बनने में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, बहुत एनर्जी निकली है, तो क्या उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के चांसेस हैं? बिल्कुल ज्यादा चांसेस हैं। बट मोर, अब देखो, अब मैं तुमसे कहूं कि बेटा ये बाइंडिंग एनर्जी जो तुम्हारे सामने ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर में 1 AMU का मास डिफेक्ट आया है और इसकी जो एनर्जी आई है वो आई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बात सुनो, अगर ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मैं इस न्यूक्लियस को दे दूं तो क्या होगा? ये न्यूक्लियस तहस नहस हो जाएगा। मेरी बात सुन रहे हो? यस मैम। इस न्यूक्लियस को बनने में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगी, यही तो मतलब है। इस मास डिफेक्ट से जो एनर्जी आई, बाइंडिंग एनर्जी, उसका मतलब क्या हुआ कि इस न्यूक्लियस को बनने में जो एनर्जी लगी वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यही एनर्जी तुम क्या करो, कहीं एक्सटर्नली प्रोवाइड कर दो। भाई तुम्हारा न्यूक्लियस स्टेबल क्यों होता है? यही तो कारण है कि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है, और वही क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं वो एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर दूं उस न्यूक्लियस को, क्या न्यूक्लियस टूट जाएगा?
भाई मान लो मैंने अपने हाथ को यस ऐसे मैम। हम दो जने हैं, हम दो जनों ने अपने हाथ को पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो हाथ छूट जाता है कि नहीं छूट जाता? क्योंकि जो वो एक्सटर्नल फोर्स आया उसने हमारी जो बाइंडिंग, जो हाथ पकड़ने की जो एनर्जी थी वो उससे बराबर होगा, तभी तो हम छूट के चले गए ना। तो इसी तरीके से अगर मान लो मेरे को इस न्यूक्लियस को तोड़ना है तो मुझे कितनी अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी? जितनी इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है। समझ आया? अब मान लो कोई एक और न्यूक्लियस है, सुनना भी ध्यान से, कोई एक और न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा एक्स न्यूक्लियस है, ये वाई। इस वाई को बनने में जब हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई तो सपोज करो कितनी निकली? 2000 मेगा इलेक्ट्रॉन के आसपास निकल रही है, 2000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब इस न्यूक्लियस को तोड़ने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 2000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2000 या उससे ज्यादा। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? पीछे किसी की बैकग्राउंड साउंड आई थी, है ना? तो यानी उस न्यूक्लियस को, अब वाई के न्यूक्लियस को अगर मुझे तोड़ना है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मुझे इस न्यूक्लियस के सिस्टम से बाहर निकालना है, तो एटलीस्ट इतने अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी। और अभी जब तुम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पढ़ के आए थे, तो हाइड्रोजन वाले में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पढ़ के आए थे, तो कितनी थी ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की? हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में कितनी थी? 13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां पर एनर्जी कितनी जा रही है? 931, 2000। तो यही रीजन है कि प्रोटॉन किस में पार्टिसिपेट नहीं करता? किसी भी रिएक्शंस में, क्योंकि प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी चाहिए, राइट? हाँ या ना? यस मैम। हाँ, तो अब स्टेबिलिटी के लिए कल और पढ़ेंगे कि अभी तो आधी चीज पढ़ी है कि मान लो वाई का है 2000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रही है, बट मोर एक्यूरेटली क्या होगी? अब मान लो इस 2000 वाले में बेटा यहाँ पर मैं लिख दूं 100 प्रोटॉन, 100 न्यूक्लियॉन्स है, मेरी बात सुनना, यहाँ पर 100 न्यूक्लियॉन्स है, और एक्स के पास कितने न्यूक्लियॉन्स है? सिर्फ कितने? जल्दी देखो, 1 सेकंड में समझ आएगा। एक्स के पास कितने न्यूक्लियॉन्स है? 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन, कितने हो गए? 6 हो गए हैं? सुन रहे हो मेरी बात? अब मैं कहती हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब है कि टोटल अगर 931 है तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन ने कितनी एनर्जी ली अपने आप को स्टेबल होने में? तुम क्या करोगे? 931 को किससे डिवाइड करोगे? 6 से। तो कितना आया? ये मेरे पास कुछ आया 155 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वाई वाले में देखो, वाई ने कितनी एनर्जी निकाली? 2000, ठीक है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियॉन कितने हैं? कितने न्यूक्लियॉन है? सपोज 100, तो एक न्यूक्लियॉन के पास कितनी एनर्जी आई? 20 मेगा वोल्ट। सिर्फ 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई ना। तो इसका मतलब एक्स से अगर एक प्रोटॉन बाहर निकालना है, सुनो ध्यान से, अगर मुझे एक्स वाले न्यूक्लियस से एक प्रोटॉन बाहर निकालना है तो कितनी एनर्जी चाहिए? 155 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। लेकिन वहीं अगर मुझे वाई से निकालना है तो सिर्फ कितना देना पड़ेगा? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसका प्रोटॉन जल्दी बाहर आएगा? किसका प्रोटॉन जल्दी बाहर? वाई। हाँ, वाई का प्रोटॉन मैम जल्दी बाहर आएगा। तो इसीलिए मोर एप्रोप्रिएट टर्म क्या है कि अगर मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी है किसी भी न्यूक्लियस की, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्या देखनी पड़ेगी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, की एक न्यूक्लियॉन को कितनी एनर्जी मिल रही है। समझ में आई कुछ? पर न्यूक्लियॉन कैसे निकाला है भाई? डिवाइड करा है ना। इसमें तुमने 931 को 6 से डिवाइड कर दिया, और उसमें 2000 को किससे डिवाइड कर दिया? 100 से। तो पर न्यूक्लियॉन की आगे की एक को कितना मिला? तो मोर अभी और भी, इसीलिए तुम्हारा जो हाइड्रोजन, जो तुम्हारे यूरेनियम वगैरह है, उनकी क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होती है, इसलिए वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है। ये बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट क्या है, कल और डिटेल में पढ़ेंगे। ये ग्राफ भी पढ़ना है, अभी तो बहुत कुछ है, तो कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है? हाँ बोलो। यस मैम, एक्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियन 6 थे। हाँ 6 थे एक्स में। तो मैम न्यूक्लियन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ही कहते हैं। न्यूक्लियन का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
मैम प्लस का करेंगे तो मैम वो पेयर नहीं बनेगा, तो 3 नहीं होंगे? पेयर क्यों बनाना है? न्यूक्लियन एक शब्द है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के बनता है, तो दोनों को ऐड करोगे, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है न्यूक्लियॉन्स के, तो दोनों को ऐड करोगे, पेयर नहीं बनाने। ये पेयर वाला शब्द कहाँ से आ गया? मैंने तो बताया ही नहीं पेयर बनेंगे। नो मैम, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू न्यूक्लियन है ना? हाँ, तो मैम एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन चाहिए न्यूक्लियन के लिए। अबे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलके टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन बनता है, ठीक है। ओके मैम। सुन, अगर 5 प्रोटॉन है प्लस 5 न्यूट्रॉन है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं? 10। समझ गए? हाँ मैम। पेयर नहीं बनाने, टोटल मतलब है वो। न्यूक्लियन एक शब्द है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए यूज होता है, बस। ऐड तो दोनों ही होंगे, पेयर नहीं बनेंगे। ओके, बाकी कल पढ़ते हैं, कल वाली क्लास में, अभी जा सकते हैं, ठीक है। चलो बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम, बाय बाय।